Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ काइंड ऑफ ओनरशिप, जो कि टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड का। मैंने अर्लियर वीडियो में आपको मीनिंग ऑफ ओनरशिप बताया था, तो इस वाली वीडियो से पहले आपको मेरी पहली वाली वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली ओनरशिप हम किसे बोलते हैं और ओनरशिप के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। फिर आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप। देखिए, ओनरशिप के 6 इम्पॉर्टेंट काइंड्स हैं। सबसे पहला है इसका कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल ओनरशिप। देखिए, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो आप जिन्हें देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास मोबाइल है, आपके पास अपना वैलेट है, आपके पास जो है कार है, तो आप इन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाले ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉर्पोरल। और इनकॉर्पोरल किसे कहते हैं? ये बिल्कुल उल्टा होता है कॉर्पोरल का, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन हमें पता है कि इसमें हमारा कोई राइट है। जैसे पेटेंट हो गया आपका, या फिर आपकी गुडविल हो गई, या आपको किसी से लोन लेना है, तो जो आपकी लोन लेने का राइट होता है तो वो होता है इनकॉर्पोरल। तो कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल ऑब्जेक्ट में पता चल गया। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कॉर्पोरल कहलाते हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन हमारा उसमें कोई राइट होता है, तो वो आपका इनकॉर्पोरल कहलाता है। अब मैं ये आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी कि जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा, तो अब इसका ओनर कौन है? मैं हूँ। या फिर आपने कोई कार खरीदी, अब उसके ओनर कौन है? आप हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप को हम छू सकते हैं, उधर आप भी कार को छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपकी ओनरशिप क्या कहलाएगी? यहाँ पे कॉर्पोरल ओनरशिप कहलाएगी। सेम वे में आपकी जेब में जो है 2000 के नोट पड़े हुए हैं, तो उन 2000 के नोट को आप निकाल के देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, और वो नोट आपके हैं। तो इट मीन्स ये कौन सी ओनरशिप हुई? ये हुई आपकी कॉर्पोरल ओनरशिप। जबकि इनकॉर्पोरल में क्या होता है? अगर आपने किसी को 500 रुपये जो है उधार पे दिए, अब आपको उससे वापस उधार के जो पैसे हैं वापस लेने का अधिकार है। तो ये जो राइट है, इसे आप देख तो नहीं सकते हैं, ना ही आप इसे छू सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो आपको अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने का अधिकार है, ये आपका इनकॉर्पोरल ओनरशिप कहलाती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट होती है सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। देखिए, नाम से ही हमारे को क्लियर हो रहा है, सोल का मतलब होता है जिसका एक अकेला ओनर होता है। और को ओनरशिप में क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा ओनर होते हैं किसी चीज के, तो वो कहलाते हैं को ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बाजार से जाके अपने लिए बहुत बढ़िया घड़ी खरीदी, उस घड़ी के पैसे आपने दिए और आपके नाम पे जो है बिल कटा है, तो वो किसके अधिकार में मानी जाएगी? आपके अधिकार में मानी जाएगी। तो आप उसके सोल ओनरशिप कहलाओगे। या आपके पापा ने कोई मकान खरीदा, उन्होंने किसके नाम से खरीदा? अपने नाम से खरीदा। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे? उस घर के सोल ओनर कहलाएंगे, क्योंकि उसकी ओनरशिप एक ही व्यक्ति के पास है। अब को ओनरशिप क्या होता है? को ओनरशिप में मैंने जैसे बताया, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की ओनरशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पार्टनरशिप में देखिए, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं सब उसके ज्वाइंट ओनर माने जाते हैं। या आपके पापा ने कोई मकान खरीदा, अब उसने पापा ने अपना भी नाम डलवाया, उसमें आपकी मम्मी का भी नाम डलवाया, तो यहाँ पे 2 ओनर हो गए उस मकान के। तो अब ये सोल ओनरशिप न कहला के ये को ओनरशिप कहलाएगी। अब ये जो को ओनरशिप है, ये भी आपकी जो है 2 तरह की होती है। एक तो कहलाती है ओनरशिप इन कॉमन, और दूसरी क्या होती है आपकी? जॉइंट ओनरशिप। देखिए, आपको वर्ड के मीनिंग समझिए। एक तो ओनरशिप इन कॉमन, एक तो ये वर्ड हुआ, दूसरा हुआ जॉइंट ओनरशिप। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो ओनरशिप इन कॉमन को और जॉइंट ओनरशिप को एक ही समझती हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए,
जब आपके पास ओनरशिप इन कॉमन है तो इसका मतलब है आपके पास उस प्रॉपर्टी का जो राइट है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस प्रॉपर्टी के राइट पे आपका किस पे ट्रांसफर हो जाती है, आपके सक्सेसर पे या लीगल हेयर पे ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर आप जॉइंट ओनर हैं तो आपकी डेथ के बाद आपका जो राइट होता है उस प्रॉपर्टी में वो किसी को ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि जो दूसरा को ओनर हो जाता है उसके पास वो पूरी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये डिफरेंस होता है कि आपका जॉइंट ओनर में और ओनरशिप इन कॉमन में। अगर हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन सी को ओनरशिप है तो जनरली हम इसको मान के चलते हैं कि ये ओनरशिप इन कॉमन है, कि हमारा जो राइट है हमारी डेथ के बाद हमारे सक्सेसर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका पार्टनरशिप में ही होता है। आपको पता है पार्टनरशिप की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी उनके पार्टनर की होती है। लेकिन अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर वो प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर को नहीं जाती है, बल्कि जो बाकी के बचे पार्टनर्स होते हैं उस पे उस प्रॉपर्टी का अधिकार होता है। तो ये था आपका सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। अब नेक्स्ट आता है इसमें ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। आपने ट्रस्ट का तो नाम सुना ही होगा। देखिए, जब टेस्टेटर जो है अपनी किसी प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के नाम ट्रांसफर कर देता है, और क्यों करता है, किसी और के बेनिफिट के लिए, तो उस प्रॉपर्टी में डबल ओनरशिप आप किया जाती है। एक तो ट्रस्ट की ओनरशिप होती है और एक आपकी बेनिफिशियल ओनरशिप होती है। तो ट्रस्टी के पास ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी की, तो वो कहलाएगा, जो ट्रस्टी है उसके पास कौन सी ओनरशिप हुई, ट्रस्ट ओनरशिप। और अब वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए, तो जो बेनिफिशियरी है उसकी भी उसी प्रॉपर्टी पे ओनरशिप होती है, लेकिन उसकी ओनरशिप क्या कहलाएगी, बेनिफिशियल ओनरशिप। तो ट्रस्ट की एक ही प्रॉपर्टी पे दो तरह की ओनरशिप होती है। ट्रस्टी के लिए वो ट्रस्ट ओनरशिप कहलाती है और बेनिफिशियरी के लिए वो बेनिफिशियल ओनरशिप भी कहलाती है। ट्रस्ट ओनरशिप को जो है ट्रस्टी ट्रांसफर भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि वो बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए किए जाए। अब मैं वो केस बता देती हूँ जनरली कब हम बेनिफिशियरी की बेनिफिट के लिए जो है ट्रस्टी को ट्रस्ट की ओनरशिप देते हैं। देखिए, जब या तो कोई डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा हो, जैसे ल्यूनेटिक्स हो या माइनर हो, क्योंकि वो खुद कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी की अच्छी सी देखभाल नहीं कर सकता, तो इसलिए उनके बेनिफिट के लिए ट्रस्टी को प्रॉपर्टी दे दी जाती है। या फिर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, तो लॉ कहता है कि इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति आउट ऑफ जेलेसी उस प्रॉपर्टी को र्यून ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। और अनबॉर्न चाइल्ड है, अभी अनबॉर्न चाइल्ड ने तो जन्म नहीं लिया, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसकी हेल्प के लिए भी जो है ट्रस्टी को ओनरशिप दे दी जाती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट ओनरशिप पे और बेनिफिशियल ओनरशिप पे। एक तरीके से इसमें डबल आपकी ओनरशिप होती है एक ही प्रॉपर्टी पर। अब होती है आपकी लीगल एंड इक्विटेबल। देखिए, लीगल क्या होती है, जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने अपने पॉकेट से पैसे दिए, तो आप उसके लीगल ओनर कहलाएंगे। या आपने कोई घर खरीदा या आपने कोई लैंड खरीदी, तो आपने रजिस्ट्री कराई अपने नाम पे, तो इसका मतलब लॉ ने उसे रिकॉग्नाइज किया, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी लीगल ओनरशिप। इक्विटेबल होती है कि जब लीगल नहीं है लेकिन नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे हमें लगता है कि ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की ही है, तो वो वाली प्रॉपर्टी कहलाती है इक्विटेबल ओनरशिप। अब नेक्स्ट है आपका वेस्टेड एंड कंटीजेंट ओनरशिप। देखिए, वेस्टेड का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट है आप उसे यूज कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सारे राइट आपके पास है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी वेस्टेड प्रॉपर्टी कहलाती है। और आपको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है कि कोई भी आपकी उस प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है आज मार्केट जाते हुए अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, तो वो कपड़े अब आपके हैं, आप चाहे उन्हें पहन लें या कैंची से काट के डिस्ट्रॉय कर दें,
तो वो आपका क्या कहलाएंगे, वेस्टेड ओनरशिप। या फिर आपने जो है फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आप खरीद के अपने घर पे ले आते हो, तो अब आप उसको इमीडिएट आपको पोजीशन मिला, अब बिल आपके नाम से है, तो इसका मतलब आप क्या कहलाए, उसके ओनर कहलाए, तो ये क्या कहलाएगी आपकी वेस्टेड ओनरशिप। अब साथ में क्या है इसके, कंटीजेंट ओनरशिप। देखिए कंटीजेंट ओनरशिप क्या होती है कि आपकी ओनरशिप तो है, लेकिन अभी वो किसी कंडीशन पे जो है डिपेंड करती है। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए ने मरते हुए अपनी विल लिखी, उसने कहा मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है मेरी वाइफ को चली जाएगी। अगर मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर ये ए को चली जाएगी, अगर ए भी नहीं बचता है तो फिर ये प्रॉपर्टी बी को चली जाएगी। तो 3 जगह प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, पहले उसकी वाइफ को हुई, वाइफ के मरने पे ए को हुई, ए के मरने के बाद बी को हुई। तो इट मीन्स जो वाइफ है उसको तो वेस्टेड ओनरशिप है क्योंकि उसको तो इमीडिएट ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो ए और बी की ओनरशिप है वो कंटीजेंट है, क्योंकि ए को कब मिलेगी, जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी जिसने विल लिखी थी, और बी को कब मिलेगी, जब ए की भी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ए और बी की जो ओनरशिप है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कंडीशन पे। तो जब किसी कंडीशन पे हमारी ओनरशिप डिपेंड करती है तो वो आपकी क्या कहलाती है, कंटीजेंट ओनरशिप। तो ये चीज क्लियर हो गया कंटीजेंट ओनरशिप का आपको। अब ये जो कंटीजेंट की कंडीशन होती है ये प्रेसिडेंट भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि ये पहले कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, और जो आपकी सब्सिक्वेंट कंडीशन है कि वो कंडीशन आपकी बाद में होनी चाहिए। देखिए इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि ए किसी ने गिफ्ट किया एक घर को, किसको किया, उसने ए को किया, लेकिन कंडीशन लगा दी कि अगर ए अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा तो ये घर किस पे चला जाएगा, बी के पास। तो ए को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई, किस कंडीशन के साथ, कि अगर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा तो ये प्रॉपर्टी किस पे चली जाएगी, बी के पास। तो अब ये जो ए कंसर्न है, तो ए के लिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, सब्सिक्वेंट कंडीशन है, कि वैसे तो ए इमीडिएट ओनर हो गया, उस पर वेस्टेड है, लेकिन बाद में अगर उसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया तो ये प्रॉपर्टी बी के पास चली जाएगी। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हुई, सब्सिक्वेंट, कि वैसे वेस्टेड इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कोई उसने कंडीशन पूरी नहीं करी तो फिर ये प्रॉपर्टी उसकी कंटीजेंट ओनरशिप में जाएगी और वो बी के पास चली जाएगी। तो ये कहलाती है कंडीशन सब्सिक्वेंट। और कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, जैसे मैंने बताया ए ने कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है बी को जा रही है, लेकिन जैसे ही बी मरेगा तो फिर उसको सी को ये मिल जाएगी। अब सी को कब मिलेगी, जब ए की डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट है, कि पहले ए की डेथ होगी तभी वो प्रॉपर्टी जो है सी को मिलेगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा वेस्टेड और कंटीजेंट में, कि वेस्टेड में एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी एकदम से मिल जाती है, कंटीजेंट पे ये किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है। अब ये कंडीशन सब्सिक्वेंट भी हो सकती है और ये प्रेसिडेंट कंडीशन भी हो सकती है। अब लास्ट है हमारा एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। देखिए जब हमारे को किसी चीज़ में सारे राइट मिले हैं, हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कोई हमारे साइट में इंटरफेयर भी नहीं करेगा, तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं अगर आपने वो अपने पैसे से खरीदी हैं तो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी एब्सोल्यूट ओनरशिप। लेकिन लिमिटेड क्या कहलाती है, अगर आपने उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो वो बन जाती है फिर लिमिटेड ओनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदू लॉ में जो मिताक्षरा वो होता है स्कूल, वो कहता है कि जो एंसेस्ट्रल की, पूर्वजों की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसे आप तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि बाकी सभी को पार्टनर की कंसेंट ना मिल जाए। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांसफर करने का राइट हो गया उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई कि जब तक को पार्टनर जो है उस पर एक्सेप्टेंस नहीं देंगे हम उसे बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन लग गई, एक रेस्ट्रिक्शन लग गई, तो यहाँ पे ये ओनरशिप हमारी एब्सोल्यूट ना होके जो है लिमिटेड ओनरशिप में कहलाती है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ये कह देती है कि एक
लेवल के बाद आप अपनी ज़मीन का डिवीज़न नहीं करोगे फार्मिंग पर्पस से, तब आपने उसको डिवीज़न करके आप उसे नहीं बेच सकते हो। आपकी उन्होंने उस यूज़ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप एक लिमिट के बाद अब उसे और डिवीज़न नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपकी एब्सोल्यूट ओनर ना हो गए, लिमिटेड ओनरशिप है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि काइंड ऑफ ओनरशिप कौन कौन सी होती है। पहले कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल है, फिर सोल और को ओनरशिप है, फिर ट्रस्ट ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप है, जो कि ये दिखाती है कि एक ही प्रॉपर्टी पे डबल ओनरशिप हो सकती है। फिर आपकी लीगल एंड इक्विटेबल है। उसके बाद वेस्टेड एंड कंटीजेंट है। वेस्टेड में इमीडिएट ट्रांसफर है, कंटीजेंट में किसी कंडीशन के बेसिस पे हो सकता है। ये कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। और लास्ट है हमारा एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट में कोई कंडीशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन लिमिटेड में हमारी ओनरशिप के जो राइट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगा दी जाती है। तो आई होप कि दिस लेक्चर विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द concept of kind of ownership. So that's all for today lecture. Thank you very much.